मैंने अरविंद केजरीवाल जी को बहुत नजदीक से देखा जी। और मुझे ये बात सही समझ में आ गई कि ये रिलायबल आदमी नहीं है, ये बोलते कुछ और है और ये बहुत आगे की सोचते हैं। हम लोग की परेशानी सिर्फ ये थी कि हम चाहते थे कि अन्ना हजारे जी का मेडिकल हो सके, क्योंकि जेल में रहता है कि जो भी इनमेट्स रहते हैं उनका मेडिकल होता है। तो उन्होंने कहा कि हम तो मेडिकल नहीं होने देंगे। तो हमने कहा कि हम अन्ना हजारे जी से बात करना चाहेंगे। अन्ना हजारे जी आए, बेचारे बहुत ही विनम्र, बहुत ही सीधे साधे आदमी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आप मेरा मेडिकल करा लीजिए। लेकिन ये जो है सज्जन श्री केजरीवाल जी, ये फैसले से, अन्ना हजारे जी के फैसले से खुश नहीं थे। अच्छा। वो चाहते थे कि अन्ना हजारे और बीमार पड़े जेल में, मेडिकल चेकअप नहीं हो पाए, उनको मेडिकल अटेंशन नहीं दी जा सके, इत्यादि इत्यादि। बाहर जो हमारे गेट्स पर जो भीड़ बैठी हुई थी वो इन प्रोटेस्ट अंदर आए। अच्छा, हमारे जेल की जो रसद, राशन ये सब थी वो खत्म हो रही थी, तो अंदर बवाल मचा हुआ था कैदियों द्वारा कि हमें चाय में चीनी नहीं मिल रही है, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है। तो इनकी मंशा ये थी कि बाहर के लोग अंदर आने की कोशिश करेंगे और अंदर के लोग बाहर जाने की कोशिश करेंगे। वेलकम फ्रेंड्स टू क्यों घंटी बजी। आज हमारे साथ जुड़ गए श्री नीरज कुमार जी, जो फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली रह चुके हैं और एक जाने माने लेखक हैं। सर, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस क्यों घंटी बजी प्लेटफॉर्म। क्या ताल था? 3 ताल। हाँ जी, 3 ताल, बिल्कुल। क्या बात। 3 ताल में पकड़ लिया। पकड़ लिया सर आपने। पकड़ लिया सर आपने चोर को पकड़ लिया। अच्छा नीरज सर, एक सर पुलिसिंग और ये सारी गप्पे शप्पे, चोर, गैंगस्टर, दाऊद, सारी बातें होते रहेंगी, पर एक दिन मैं टीवी पे बैठा हुआ था। अरे टीवी से नीचे, नया टीवी टूट जाएगा भाई। हाँ, टीवी से नीचे बैठा हुआ था। तो मैंने आपको एक शो पे, आपने अपना मोबाइल निकाला, एक टीवी चैनल पे आपने निकाला, और आपने एक बहुत, अरविंद केजरीवाल जी जब उस टाइम आई थिंक सीएम थे सिटिंग, तो उनको आपने एक कविता पढ़ दी पूरी देख के अपने मोबाइल फोन से कि एक गर्मी तो देख लेते यार यहाँ, और इतना भागते क्यों हो, भाग मिल्खा सिंह भाग पार्ट 2 बनानी है। वो किस्सा क्या था सर अरविंद केजरीवाल और आपका, और वो क्यों हुआ, व्हाट ट्रिगर्ड इट? नहीं, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि मैं इस तरह की सभाओं में अमूमन एक कोने में चुपचाप बैठा रहता हूँ और अटेंड करके निकल जाता हूँ। उस दिन क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल वहां आए और उन्होंने अपने भाषण में सारे झूठ बोले। झूठ बोलने में वो शातिर है, बिल्कुल शातिर। ये तो अब सारी दुनिया जानती है, जग जाहिर है। तो हुआ यूं था कि वो तिहाड़ में आए थे एक बार अन्ना हजारे जी के साथ, मनीष सिसोदिया भी थे और लोग भी थे आप पार्टी के, और उसके बाद सुबह उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर हुए और शाम को फिर सरकार ने कहा कि उनको छोड़ दिया जाए। अच्छा। तो हम लोगों ने कहा जाइए, अब सरकार ने आपको छोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं जाते, हम तो यही रहेंगे, हम यही बैठेंगे। तो किसी तरह से, क्योंकि आपको मालूम है तिहाड़ में 10 जेल्स है अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक ही जेल होता है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 10 सेपरेट इंडिपेंडेंट जेल्स। तो वो जब जाने को तैयार नहीं हुए तो हमारे डीआईजी साहब जो नंबर 2 थे, उन्होंने उनको फुसला के हम लोग के प्रिजन हेडक्वार्टर्स में ले आए, हम लोग के दफ्तर में। अब उन्होंने कहा कि हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, हम यहीं रहेंगे। तो फिर उनको वहां पर रखा गया कॉन्फ्रेंस हॉल में, और 3-4 दिन के जद्दोजहद के बाद फाइनली वो वहां से रुखसत हुए। तो ये उस समय, तो इस दौरान 3 दिनों के दौरान मैंने अरविंद केजरीवाल जी को बहुत नजदीक से देखा जी। और मुझे ये बात सही समझ में आ गई
कि ये रिलायबल आदमी नहीं है, ये बोलते कुछ और है और ये बहुत आगे की सोचते हैं। हम लोग की परेशानी सिर्फ ये थी कि हम चाहते थे कि अन्ना हजारे जी का मेडिकल हो सके, क्योंकि जेल मैनुअल कहता है कि जो भी इनमेट्स रहते हैं उनका मेडिकल होता है। तो उन्होंने कहा कि हम तो मेडिकल नहीं होने देंगे। तो हमने कहा कि हम अन्ना हजारे जी से बात करना चाहेंगे। अन्ना हजारे जी आए, बेचारे बहुत ही विनम्र, बहुत ही सीधे साधे आदमी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आप मेरा मेडिकल करा लीजिए। लेकिन ये जो है सज्जन श्री केजरीवाल जी, ये फैसले से, अन्ना हजारे जी के फैसले से खुश नहीं थे। अच्छा। वो चाहते थे कि अन्ना हजारे और बीमार पड़े जेल में, मेडिकल चेकअप नहीं हो पाए, उनको मेडिकल अटेंशन नहीं दी जा सके, इत्यादि इत्यादि। बाहर जो हमारे गेट्स पर जो भीड़ बैठी हुई थी वो इन प्रोटेस्ट अंदर आए। अच्छा, हमारे जेल की जो रसद, राशन ये सब थी वो खत्म हो रही थी, तो अंदर बवाल मचा हुआ था कैदियों द्वारा कि हमें चाय में चीनी नहीं मिल रही है, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है। तो इनकी मंशा ये थी कि बाहर के लोग अंदर आने की कोशिश करेंगे और अंदर के लोग बाहर जाने की कोशिश करेंगे प्रोटेस्ट, और फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सरकार झगड़ा हो सकता है। तो खैर, लेकिन अन्ना हजारे जी मानता है कि वो मान गए और फिर बाहर से मेडिकल टीम आई और उन्होंने उनको एग्जामिन किया और उसके एग्जामिनेशन करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद अन्ना हजारे जी से हम लोग संपर्क में रहे। इनसे बात करना मुश्किल था। अच्छा। तो उस दौरान जो उनकी एक्सपीरियंस रही, उस पर उन्होंने कहा कि हम लोग जब जेल में हम लोग थे तो अन्ना हजारे जी को इन्होंने, जेल के अधिकारियों ने एक काल कोठरी में फेंक दिया, अरे उनको जघन्य अपराधियों के साथ मिला दिया, इत्यादि इत्यादि, जो सरासर गलत था। और उन्होंने एक और गलत बात ये कही कि रेप सिर्फ एक निर्भया का रेप सॉल्व हुआ है, बाकी सारे रेप जो है वो अनसॉल्व रहते हैं, और वो भी सॉल्व इसलिए हुआ क्योंकि इतना शोर शराबा हुआ, इसलिए वो सॉल्व हो गया। तो ये दो उनकी झूठ जो बातें थी, गलत बातें जो उन्होंने की, मैंने उसको लोगों के सामने रखा और उसके बाद तालियां वालियां बजी और उसके बाद फिर मैंने ये कविता पढ़ी, सिर्फ ये बताने के लिए कि जिनसे आप मुखातिब हैं, हाँ जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, तो उनकी असलियत ये है, यही मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था। हाँ, तो क्योंकि इतना वो बहुत वायरल हुई थी क्लिप। हाँ अमरजीत। मैं सर से पूछना चाहूंगा कि ऐसा आपने क्या स्पेशल ट्रीटमेंट केजरीवाल साहब को दिया कि वो जाने को तैयार नहीं थे आपके यहाँ से? ऐसी क्या खातिरदारी कर रहे थे आप? काफी आवभगत की गई थी। Jokes apart, he was kept nicely, and so were his other associates, including Manish Sisodia and Anna Hazare. सबको हम बहुत अच्छी तरह से, जेल में नहीं थे, हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में थे। अच्छा। और हाँ, उसके बाद खैर वो अन्ना हजारे जी की मौजूदगी की वजह से वो सब अपने स्वेच्छा से वहां से वो लोग चले गए और फिर ऑल वाज वेल आफ्टर देयर आफ्टर। मतलब आप एक क्वेश्चन और कि जो जितने भी पॉलिटिकल या वीआईपी जो कैदी आपके यहाँ आते हैं, उनके लिए क्या खास तरह का कोई बंदोबस्त होता है या सबके साथ जैसा एक जैसा व्यवहार होता है? जेल में सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है, कोई वीआईपी फैसिलिटी की कोई सुविधा नहीं है, अनलेस उनको कोर्ट से कोई परमिशन मिली हो, परमिशन न मिले। सिक्योरिटी जेल है, हाई सिक्योरिटी जेल के अलग कायदे कानून है, जनरल जेल के अलग है, और जिनके लिए कोर्ट से आदेश होता है कि इनको घर का खाना दिया जाए या इनको खाट दे दी जाए, चौकी दे दी जाए, या जो भी है, या इनका ब्लड प्रेशर है या कुछ हो, हाँ, तो 24 घंटे में इनका सब चेकअप होता जाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो हाँ बताइए। अब बात जेल की शुरू हो गई तो अब रुका नहीं जाते। आप जेल की बात कर लेते पूरी, क्योंकि अब जेल, हाँ नवीन जी माफी चाहूंगा आपसे। नहीं, that's fine। क्योंकि इतनी अभी आपने हाई अलर्ट जो सिक्योरिटी की जो अभी बात कही कि अलग अलग इंतजामात होते हैं, क्योंकि अलग अलग जो कैदी हैं उनके
रखरखाव के तरीके, किसके ऊपर कितनी सख्ती करनी है, उसको किस तरह से रखना है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग जो अंदर हैं, वो कैसे अंदर से अपना काम चला रहे हैं, कारोबार कैसे चला रहे हैं, वो बातचीत कैसे होती है, वो कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं, मतलब कहाँ कमी है या कहाँ ये लूप होल्स हैं हमारे हमारे सिस्टम में। देखिए, जब इंडियन पुलिस सर्विस में मेरी बहाली हुई, जी तब हम जी लोगों को सबसे पहले ये बताया गया था कि अनलेस यू हैव सम पर्सनल नॉलेज एंड एविडेंस टू बैक योर स्टेटमेंट्स, you should not back those statements. You should not make those statements. करेक्ट। Now, लॉरेंस बिश्नोई की जो अंदर की क्या व्यवस्था है, कहाँ से ये हो रहा है, मुझे उसकी कोई पर्सनल जानकारी नहीं है। जी उतनी ही जितनी आपको है या नवीन जी को है। हाँ। तो इस पर मैं कोई अथॉरिटी से मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। जी इतना जरूर है कि कुछ कभी कभी विचित्र लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, जैसे कि जी। आपके दिमाग में ये बात आती है, मेरे दिमाग में ये बात आती है। आम आदमी की बात में दिमाग आती है। मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कोई पर्सनल नॉलेज नहीं। फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ। सर एक चीज बताएं कि आप यूर अ पुलिसमैन, आप इतने सीनियर हैं, आपको सोसाइटी में रहने का इतना तजुर्बा है, इतनी सारी चीजें आपने लाइफ एक्सपीरियंसेस इतने हैं। ये जो आजकल जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे आप हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक 2 लड़कों ने 3 लड़कों ने मिलकर यूट्यूब पे पता नहीं भगवान जाने कितनी बेकार बेकार की बातें कर दी। इसका क्या सोल्यूशन क्या है और ये हमारा समाज किस तरफ जा रहा है सर? देखिए, जो घटना हुई है रणवीर अलाहाबादिया और समय रहना में रहना की, ये दिस इंसिडेंट इटसेल्फ विल प्रूव टू बी अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल यूट्यूबर्स। आगे से कोई अगली या कोई वल्गर बात करने से वो कतराएंगे। न केवल वो कतराएंगे, सब लोग जो इंटरनेट पर आते हैं और अनशंट बेकार की बात है, वो उनको होशियार रहना पड़ेगा कि अगर वो कहीं पकड़े गए तो उनका वही हाल होना है जो रणवीर अलाहाबादिया का हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रणवीर अलाहाबादिया जो एक काफी टैलेंटेड और काफी सक्सेसफुल यूट्यूबर थे, उनका लाइफ करीब करीब खत्म हो गया। इस घटना के बाद उनका करियर फॉर ऑल टाइम टू कम खत्म हो गया। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि ही इज इन ग्रेट डिफिकल्टी नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द केसेस, बट उनकी अपनी, बिकॉज जब यूट्यूब चैनल ही नहीं चल रहा है, उनका सोर्स खत्म हो गया। तो so this is a great lesson not only for him but for other people also who go on public platforms and speak all kinds of. Now कॉमेडी क्या है ये हम लोग को समझना पड़ेगा। कॉमेडी का मतलब ये नहीं है कि जो आप चाहे माँ बहन की गाली दे दें। ये थोड़ी ना, करेक्ट। आपको एक डिसेंट पैरामीटर्स के अंदर ऑपरेट करना पड़ेगा। So this itself is going to be a great message to all of them, and this is going to be, I feel, a game changer. Sir, I think the original stand-up comedians, what I feel are people like Mr. Rakesh Bedi, Johnny Lever, अपने जॉनी वॉकर साहब, इन लोगों को चीपनेस में इंडल्ज करने की कोई जरूरत नहीं थी, मेरे को जो लगता है आज तक। देखिए, अच्छा जोक लिखना, कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं ह्यूमरस बातें कहने में या फनी बातें कहने में। हाँ जी, बिना अश्लीलता प्रदर्शित किए हुए वो हंसाने वाली बात कर देंगे। और जैसा आपने नाम लिया कई सारे कॉमेडियंस का, तो वो कोई अश्लीलता नहीं करते थे और कोई जरूरत नहीं है अश्लीलता करने की। बातचीत कर रहे हैं तो बड़े वे में, जेंटलमैनली वे में, सभ्य वे में बात कर रहे हैं, तो यही बात सबको करनी चाहिए। ये सर, मेरे को एक दोस्त ने मुझे कहा कि आपके फॉलोअर्स बहुत कम है, अमरजीत और मेरे। मैंने कहा भाई हमारे फॉलोअर्स काफी रहे, ठीक है, हम लोग अमरजीत और मैं गाली गलौच में नहीं, वी कांट इंडल्ज इन दैट लेवल ऑफ टॉक और थिंग्स लाइक दैट। तो शोभा नहीं देता और ये इट्स अगेंस्ट अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ एनी डिसेंट सोसाइटी टू डू ऑल दैट। पर ये लोग आई थिंक अमरजीत व्हाट सर इज सेइंग इसकी बिल्कुल ठीक है। इनका वक्त आ गया था, समय इनका खत्म है। मैं तो आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि भाई ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो ये फालतू के बकवास करने वालों पर अंकुश लगा सके। ना सिर्फ ये जो फालतू के कॉमेडियंस हैं उनके ऊपर, बल्कि
आप न्यूज चैनल्स के नाम पे देखिए इतनी वाहियात तरीके से वो न्यूज बताते हैं, और ऐसे होता है कि जैसे पता नहीं वर्ल्ड वार शुरू कर दिया है उन्होंने एक टीवी के ऊपर, या एक ही चीज को इतनी बार रगड़ रगड़ के बता। छोड़िए उनको, हम आगे चलते हैं। सर आप तो रिटायर हो रहे हैं, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। सर सर आप रिटायर हो रहे हैं, अब तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए। नहीं सर, नीरज सर एक चीज पूछनी थी कि ये क्या मामला है। मैं आपको एक चीज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। एक गली का लोकल गुंडा अगर आपको फोन कर दे, आपको मतलब किसी को फोन कर दे, तो आदमी की हालत टाइट हो जाती है। आदमी घबरा जाता है, यार ये मैं घर जाऊंगा पीट देगा, 4 लोग पकड़ के, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। यहाँ दाऊद इब्राहिम ने आपको मोबाइल नंबर पे फोन करके धमकी दे दी। सबसे पहले तो मैंने कई सारे इंटरव्यू देखे, आज तक आपको किसी ने एक सवाल ये नहीं पूछा उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या गया और आपने क्या उसकी आवाज पहचानी कि ये दाऊद इब्राहिम है? हाँ, मैंने आवाज तुरंत पहचान ली, क्योंकि अच्छा, उनसे काफी मेरी बात हो चुकी है फोन पर। ओके। वो जो ये किताब है, डायल डी फॉर डॉन, जी जी जी। ये किताब, उस किताब में एक चैप्टर है जिसका अच्छा, नाम भी यही है, डायल डी फॉर डॉन। इसका नाम शीर्षक बड़ा अच्छा रखा, टाइटल बड़ा अच्छा सर। थैंक यू, थैंक यू। तो वो चैप्टर, उसमें जिक्र ही यही है कि मेरी बातचीत हुई थी दाऊद के साथ। तो दाऊद वापस आना चाहता था हिंदुस्तान, तो ही वांटेड टू डिस्कस टर्म्स एंड कंडीशंस कि क्या हो सकता है। तो उस सिलसिले में घंटों बातें उसके साथ हुई थी। उस समय सीबीआई में था, तो मैं उसकी आवाज, तो आई कैन रिकॉग्नाइज हिज वॉइस फ्रॉम अ माइल। अच्छा, हाँ। तो मैं तुरंत पहचान गया कि वही है। और वो हुआ यूं था कि 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन से मैं जुड़ा हुआ था, और ये घटना है 2013 की, जब उसने फोन किया था। जी। तो आप समझ लीजिए कितना ज्यादा वक्फा हो गया उस बीच में। तो उसको कहना ये था कि जब आप केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट का, तब आप मेरा पीछा करते थे क्योंकि मैं उसमें अक्यूज था। अब आपने फिर से वो क्रिकेट मैच फिक्सिंग में मेरा नाम ले लिया है, तो दोबारा से आप, और इतने लंबे अरसे के बाद, अंतराल के बाद अब आप 10-15 दिन में रिटायर होने वाले हैं, अब तो पीछा छोड़ दीजिए। अच्छा, कहने अच्छा, की बात तो सही है। तो आप यकीन करें या न करें, नहीं नहीं, मुझे कोई दहशत नहीं हुई, हाँ जी, और मुझे बल्कि हंसी आई कि अच्छा, वो देखो वो किस तरह से बात कर रहा है कि अब तो हाँ। मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैं तुरंत उसका मैसेज समझ गया कि ही बीच इज में गिविंग, हाँ, ही इज ट्राइंग टू गिव यू अ सिग्नल। हाँ सिग्नल। तो मैंने सुना और मैंने कहा कोई बात नहीं। न मैंने उस फोन कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की, ना अच्छा, मैंने क्योंकि उसको खामखा इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है। क्या ठीक है, उसने मेरे से बात कर ली, बात खत्म हो गई। सर सो अब जब आप दाऊद इब्राहिम पे आई गया, अब तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन ही है, उल्टा पुल्टा हो गया, तो मजा आ गया। तो अब इसी पे बात करते हैं पहले कि अब इस, सर what do you think about this character Dawood Ibrahim? What is the guy all about? I think too much has been made out of him Okay. because of the circumstances. Otherwise, he's a street level gangster अच्छा, who rose to be gang leader of then Dawood gang. और धीरे धीरे करके उसकी, उस समय आपने पढ़ा होगा कि एक पठान गैंग था बॉम्बे में, जो उसका राइवल गैंग था। उनके साथ उसके इंटर गैंग वॉरफेयर चला। उसने ज्यादातर जो पठान गैंग के लोग थे उनकी हत्या कर दी और अपनी सुप्रीमेसी बना ली। और फिर एक कार्निक बंदर बैंक डकॉइटी केस था जिसमें ही वाज वांटेड। जी, So he ran away from मुंबई। India, from India and went to Dubai. And then when his involvement in the 1993 bomb blast surfaced, और उसको पता चल गया कि पुलिस को ये पता चल गया कि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, तो वो दुबई से भाग गया, कराची चला गया, जहां पर वो पाकिस्तान के ISI के संरक्षण में है। तो ये हालात ने उसको लार्जर देन लाइफ बना दिया है। ऐसा कोई उसमें कोई क्या कहते हैं, सुरखाब के पर नहीं, उससे भी बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर हुए हैं, वेरी डेयरिंग, वेरी अडेप्ट इन देयर क्राइम्स एटसेट्रा। तो he is a creation of circumstances and so be it.
पर सर 93 में दाऊद इब्राहिम का आज तक रोल इतना भयानक रोल किया था उसने कि मतलब हाउ डिड ही इसको अमली जामा कैसे दिया सर, अगर संक्षिप्त में बता दे हमारे दर्शकों को। फिर मैं वही आई विल कम बैक टू द सेम सिचुएशन, ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो 1993 में आपको मालूम है कि बहुत जबरदस्त हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट, और नहीं सॉरी बिफोर द व्हेन द बाबरी मस्जिद वाज डिमोलिश्ड, तो पूरे इंडिया में बड़े सारे राइट्स हुए, हिंदू मुस्लिम राइट्स, और उसमें सबसे ज्यादा जो भयानक राइट्स हुए वो मुंबई में हुए। अच्छा। तो उसमें हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, लेकिन ज्यादातर मुसलमान मारे गए। तो जो मुस्लिम्स थे वो दाऊद इब्राहिम को बार बार फोन कर रहे थे कि हम पर इतना अत्याचार हो रहा है। उस समय दाऊद दुबई में था, हम पर इतना अत्याचार हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ही हमारे सरगना हैं, आप माई बाप, हाँ माई बाप है, तो आप हमारे लिए कुछ कीजिए। कंस्पायर्ड विद ISI एंड विद टाइगर मेमन एंड Mohammad Dosa and others, and carried out these blasts. So this, in brief, is the story how he got involved. And sir, इस पे sure. आज तक दाऊद हमसे बचा रहा, मतलब हमारी इंडियन पुलिस से बचा रहा, और जहां जहां वो रहा, क्या हमारी इंडिया की उन देशों के साथ कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है कि हम उनको वहां से लेके आ सके इतने सालों में भी? किसी और तीसरे, इंडिया, दुबई और पाकिस्तान, 3 जगहों के अलावा वो कहीं जाके बस गया हो या बहुत लंबे अरसे तक रहा हो, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, कोई सूचना इसके बारे में नहीं है। हाँ, कभी कभार खबर आती है कि वो हज के लिए या उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया गया या किसी और जगह गया, लेकिन वो रहता कराची में ही है, पाकिस्तान में ही है, और ही इज अंडर ISI प्रोटेक्शन। Now, Pakistan is an enemy state. We cannot, send commandos in to Karachi and abduct him from there and bring him to India to face legal proceedings. Right. तो इसलिए वो वहाँ सेफली रह रहा है। तो अगर आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में कुछ क्यों नहीं कुछ कर पाए, तो ये हमारी एक पॉलिसी है कि हम ऐसा कोई काम, प्रोवोकेटिव काम नहीं करेंगे जिससे दोनों देशों में वॉर हो जाए। सर, इसी से जुड़ते हुए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि अब ये सब उल्टा पुल्टा हो गया हमारा सवाल का, मजेदार मामला हो गया। तो ISI दाऊद को प्रोटेक्ट करती है, ISI सारे जानते हैं पता नहीं क्या क्या करती है, भगवान ही जाने। तो ISI और हमारी रॉ में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है? हाउ गुड और बैड are these organizations? Or I mean, obviously the RAW is a very professional organization, but what do you think about the ISI? देखिए, मैं फिर वो अपना डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने रॉ में काम नहीं किया है, इसलिए मैं कोई बहुत अपनी तरफ से बहुत ऑथेंटिक कोई जवाब आपको नहीं दे सकता। लेकिन एज अ पुलिस ऑफिसर मेरा जो इम्प्रेशन है, और मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे इन्वेस्टिगेट किए हैं जिसमें कि ISI का हाथ रहा है पीछे, terrorism cases. So I have a fairly good understanding of how they operate. I have also a fairly decent understanding of how our external intelligence agency operates. Correct. Now the difference is they are always on the attack. They are always on the offensive mode. उनको हिदायत, उनकी सरकार से हिदायत दी गई है कि आप इंडिया में जो तबाही मचा सकते हो मचाओ। बहुत आप लोगों ने कई दफा सुना होगा कि कट इंडिया with 1,000 times, make it bleed, yes, yeah. तो वो ये करते रहते हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो उनको फिर उनकी सरकार पैसे नहीं देगी, सैलरी नहीं देगी, उनका ये नहीं होगा। And we are most of the time, mind you, this is my personal opinion, this is not correct. Yeah. We are always on the reactive mode, or shall we say defensive mode, कि वो जब कोशिश करें हमें हार्म करने की, तो उसके बारे में हमें पहले से इंफॉर्मेशन हो और हम उसको ऐसा करें कि वो घटना न घटे। So we are always responding to these attempts. तो जैसे मूवीज में दिखाते हैं, हाँ, so they are on the offensive mode, we are on the defensive mode. Defensive mode.
there may be cases sometimes we also go on the offensive, but that is another matter. So this, according to me, is the basic difference. Our agencies are far superior to them. Yes. And it is not always the job of our intelligence agency to indulge in these nefarious activities. Correct, they can be good. हाँ, ये उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट है, इसलिए वो ऐसा करते हैं. वो नेगेटिव काम कर रहे हैं, हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं. That's right. एक मिनट, अभी सर का डिस्क्लेमर सर ने दिया. हम वो आपका डिस्क्लेमर मान लेते हैं कि आप रॉ के अंदर काम नहीं किया, पर सीबीआई के अंदर आपने काम किया. जो सीबीआई है और पुलिस है, इन दोनों के जो फंक्शन में वो क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलरिटीज है, नंबर 1. नंबर 2, आज भी मतलब एक आम आदमी सीबीआई को थोड़ा सा ऊंचा मानता है कि नहीं, अच्छा ये सीबीआई का आदमी है भाई, ये अंडरकवर एजेंट है या कुछ है, तो वो क्या चक्कर है, उसके बारे में थोड़ा सा खोल के सर. अमरजीत आज बहुत तबला बजा के आया सवेरे से. तबला पहले पकड़ लिया, उन्होंने कहा 3 ताल बजा रहे हो. मैं अब डर लग रहा है. ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आम जनता हमेशा जानना चाहती है कि साहब क्या लोकल पुलिस क्या है और सीबीआई क्या है. तो लोकल पुलिस देखिए ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर का भी काम करती है. अब देखिए इतना बड़ा कुंभ मेला चल रहा, महाकुंभ, उसमें सारा इंतजाम जो है पुलिस का है. जी. तो पता नहीं कितने टाइम से हजारों हजार पुलिस के लोग वहां तैनात है 24 घंटे, और वो भी काम पुलिस का है. बहुत सारे सैकड़ों काम है पुलिस के. क्राइम इन्वेस्टिगेशन, उनको इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट करना, इत्यादि इत्यादि. सीबीआई में कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं होता. सीबीआई में कोई इंतजाम में जाके रिपब्लिक डे परेड हो या इंडिपेंडेंस डे हो या महाकुंभ हो या शिवरात्रि हो या कुछ भी हो, वहां सीबीआई के लोग खड़े नहीं होते हैं. वो लोकल पुलिस ही करती है वो काम. सीबीआई का काम मुख्यतः मेनली चीफली is to investigate एंटी करप्शन केसेस. पता चले कि साहब फला बैंक में कितना बड़ा घोटाला हो गया, तो चूंकि बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या कोई मिनिस्टर है जिसके खिलाफ कोई शिकायत है, उनको इन्वेस्टिगेट करना, ये सब काम सीबीआई करती है. हर्षद मेहता केस हो या, और एक बात जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता है कि सीबीआई केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है. अगर कोई बिहार गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो या पंजाब गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो, तो सीबीआई सुओ मोटो मतलब अपने आप जाके उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है जब तक स्टेट परमिशन ना दे. यस, या तो स्टेट परमिशन ना दे या कोई कोर्ट से ऑर्डर ना हो. करेक्ट. कि ये अमरजीत सिंह साहब जो है वो पंजाब में आप गवर्नमेंट में है और वो ये घोटाला कर रहे हैं. सर इसको ही पकड़ना है, अमरजीत को ही पकड़ना है. पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जरा अमरजीत सिंह साहब को थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर दीजिए, तो फिर सीबीआई जो है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है. लेकिन अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और कोई शिकायत होगी, तो ऑन देयर ओन द सीबीआई कैन नॉट इन्वेस्टिगेट यू इवन इफ इट हैज सॉलिड एविडेंस. सो आई रिपीट, either on the request of the state government or on the directions of court, or if the target is a central government employee, the CBI cannot investigate. So the main difference between local police and the CBI is local police is a state government department. पंजाब पुलिस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर है, बिहार पुलिस बिहार के. मैं बार बार पंजाब बिहार इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बिहार से हूँ. तो बिहार और पंजाब का. वैसे सर मैं राजस्थान से हूँ. सर बाय द वे अमरजीत इज फ्रॉम राजस्थान. अच्छा चलिए, राजस्थान आगे से राजस्थान बोलूंगा. अच्छा सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इतना अच्छा सॉलिड करियर रहा आपका, ये सीबीआई में इतने साले, कभी ऐसा हुआ कि किसी पॉलिटिशियन या किसी बंदे ने आपको कहा
प्लीज इस पे गो स्लो कर दीजिए इस केस पे, या इस पे हमारे को फेवर कर दीजिए, कुछ प्रेशर आया, कुछ ऐसा हुआ आपके? आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा सर, कई कई बार दफा, हुआ, कई कई दफा, दफा। जहां पर लोग समझदार थे उनको समझा दिया गया कि आई कैन नॉट गो स्लो, हम्म, देयर इज नो प्रोविजन, व्हाई शुड आई गो स्लो, आई विल हाँ, गो फास्ट, यू शुड फास्ट, आस्क मी टू गो फास्ट, गो एज फास्ट फास्ट, एज आई कैन, या व्हाई शुड आई गो स्लो, वाई तो गो स्लो। गोइंग स्लो का तो कोई प्रावधान कहीं है ही नहीं। हाँ बिल्कुल सर। अब वापस इस पे आते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो अमरजीत और मैं डिस्कस कर रहे थे, कई जगह हमने पढ़ा भी आपके बारे में। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो एंड मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री यूजली, एंड टू गो एंड स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली किसी विषय पे, कि आप प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, जाके गुफ्तगू कर रहे हैं कि सर ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप हमारे स्वर्गीय रिस्पेक्टेड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आप एक वक्त पे मिले थे, तो वो क्या किस्सा हुआ था वो बताएं, दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे कि एक आईपीएस और एक प्राइम मिनिस्टर के बीच में क्या बात हुई थी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर, चूंकि मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली था, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली का एक अलग उसकी, दर्जा होता है। हाँ, और नहीं डर नहीं, उनका अलग महत्व है, हाँ मैं तो दर्जा। हाँ, तो दर्जा है, राइट। सो कई दफा ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दफा मुलाकात उनसे हुई, कई दफा मुलाकात हुई इन द कोर्स ऑफ डे टू डे वर्किंग, लेकिन मेरे एक पर्सनल प्रॉब्लम में मुझे उनके पास जाना पड़ा, और वो बहुत मेरे लिए बहुत दुखदाई वो एक्सपीरियंस था। सीबीआई के डायरेक्टर के लिए एक पैनल बन रहा था, और उस पैनल में मुझे इंक्लूड नहीं किया गया, बजाय इसके कि मेरी सीनियरिटी थी, बजाय इसके कि मेरा रिकॉर्ड बहुत बढ़िया आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड था, इत्यादि इत्यादि। तो जब नहीं हुआ तो मुझे पता चला कि एक ऐसा बदमाश जिसके खिलाफ मैंने सीबीआई में कार्रवाई की थी, उसने बहुत सारे मेरे खिलाफ शिकायतें दी मुझसे बदला लेने के लिए। वो देता ही गया, मतलब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में देखा है कि उसके द्वारा फाइल कम से कम 3-4 मोटी मोटी फाइलें हैं, आज अभी भी एमएचए में होंगी, और शिकायत करने में किसी का क्या जाता। मैं मान लीजिए नवीन जी का के खिलाफ शिकायत करना चाहूं तो मुझे क्या करना है, कंप्यूटर बस टाइप करना है, प्रिंट आउट लेना है, भेज देना है। और अगर मुझे ये काम किसी बदले के लिए करना है तो मैं रोज 10-12 कंप्लेंट बना के भेज दूंगा, सिडोनिमस, एनोनिमस, अपने नाम से। तो उसने हजारों कंप्लेंट्स मेरे खिलाफ की और हजारों इंक्वायरीज हुई, और सारी इंक्वायरीज मैं मेरे खिलाफ जीरो ही निकलना था सर। लेकिन जब मेरे सीबीआई डायरेक्टर का सिलेक्शन हुआ, तब उस शैतान ने किसी बड़े पावरफुल आदमी के मदद से वो जाके जो की पोजीशंस में लोग थे उनसे मिलके मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें कही। तो उस कमेटी में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये सोचा कि अगर हम इनका नाम उसमें शामिल करेंगे तो शायद इसका बहुत जबरदस्त पब्लिक रिएक्शन हो। ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन उनको ये ऐसा लगा तो उन्होंने मेरा नाम नहीं किया। फिर मुझे जो रिप्रेजेंटेशन वगैरह देना था मैंने दिया। फिर अंत में मैंने सोचा कि एज कमिश्नर ऑफ पुलिस मुझे एक्सेस है प्राइम मिनिस्टर को, तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया, मैं उनके पास गया और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से मेरी बात सुनी। तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ये बात और है कि कुछ हुआ नहीं और मेरा नाम उस पैनल पर नहीं आया। लेकिन उस दौरान मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला था, प्राइम मिनिस्टर ने मेरी बात बड़े पेशेंटली सुनी और मुझे आश्वासन दिया। तो ये हालात है सर। इतना इतना बढ़िया आपका टेन्योर रहा, ये ट्रिगर पॉइंट कहाँ था? अब थोड़ा सा साहित्य की तरफ आ जाते हैं, साहित्य की तरफ आ जाते हैं कि अभी रुक जाइए, अभी साहित्य की तरफ, अच्छा साहित्य की तरफ ना जाए अभी। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा नहीं, किसके बारे में अमरजीत भाई? मैंने कहा तीनों किताबें हैं अभी सर की, उनके बारे में बात उससे पहले थोड़ा सा मारामारी वाली किताब आ जाते हैं। श्योर श्योर श्योर। सर आपने इतने साल दिल्ली की सेवा की, दिल्ली के टॉप आप ऑफिसर रहे, दिल्ली से आपको प्यार बहुत होगा, पर क्या रीजन था कि 1984 में आप सिखों को नहीं बचा पाए? नंबर 1, 3 दिन तक वो कत्लेआम होता रहा और पुलिस उसमें मूक दर्शक बन के देखती रही, कुछ नहीं किया।
वो किस वजह से पुलिस ने नहीं किया, क्यों हेल्प नहीं की, क्यों किसी की जान नहीं बचा पाए, क्यों वो लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं हो पाया, उसके बारे में प्लीज आप बताइए, क्योंकि आप उस वक्त मौजूद थे वहां। अच्छा, एक सेकंड अमरजीत, इसमें मैं एक चीज जोड़ देता हूँ सर की डिफेंस में। इन्होंने मुझे लॉयर नहीं अपॉइंट किया है, ना मैं इनका लॉयर हूँ, पर मैं एक चीज बता देता हूँ कि जो मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है और अपनी पर्सनल मेरी भी जानकारी है, बहुत सारे कमिश्नर्स ने सर का रोल कहा कि आपने बहुत अच्छा एज अ पुलिस ऑफिसर किया। बाकी अब मैं इस बात को सर पे छोड़ता हूँ कि सर बताएंगे इसका सच क्या है और झूठ क्या है। मैंने इसीलिए क्वेश्चन पूछा है क्योंकि आपकी हमेशा सारी फाइलों में प्रेज ही हुई है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं इसलिए वो पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उस वक्त के वो क्या बोलते हैं दर्शक थे, आपने वो देखा, आपने वो चीजें देखी, आपने वो मंजर, काम किया आपने। वो मंजर। जी जी। बहुत अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपने 1984 राइट्स का जब जिक्र किया, और ये कहते हुए, आपको बताते हुए मुझे बहुत फक्र हो रहा है कि जिस क्षेत्र का मैं तैनात था, उस एरिया में मैंने, ईश्वर की कृपा रही, बहुत सारे सिखों को बचाया। और कम से कम मुझे लगता है, कम से कम पर्सनली, क्योंकि उस समय फोर्स नहीं होती थी, एक मैजडर गाड़ी थी मेरे पास, एक ड्राइवर था, एक वायरलेस ऑपरेटर था, और एक हमारे उस समय रीडर बोलते थे, स्टाफ ऑफिसर थे, एक और आदमी, मतलब समझ लीजिए 5 आदमी हम लोग टोटल थे। 3 आदमी पीछे, मैं, मेरा स्टाफ ऑफिसर और एक और आदमी, 3 पीछे, और ड्राइवर और वायरलेस ऑपरेटर आगे। ये 5 आदमी की फौज होती थी बस। नो बैकअप, बिकॉज इतना कत्लेआम हो रहा था पूरे शहर में कि किसी हर ऑफिसर को बैकअप देने लगे तो कभी हो ही नहीं। और लूटपाट, कत्लेआम, आपको पता ही है, बहुत एक दूसरे स्केल पर चल रहा था। तो मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मैंने खुद कम से कम 100-150 लोगों के फैमिलीज को और लोगों को मैंने बचाया। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो काम हुआ उसकी सब लोगों ने बहुत प्रशंसा की। लेकिन ये आपका कहना अमरजीत बिल्कुल सही है कि एज अ पुलिस फोर्स द दिल्ली पुलिस फेल्ड टू प्रोटेक्ट द सिख कम्युनिटी, which has been pointed out by several inquiries and so on and so forth. बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, किताबें भी लिखी हैं। So while I admit that as a police force we failed, I have great satisfaction in telling you that the person you are speaking to, in his own limited way, he did whatever he could in those days to protect families and people belonging to the Sikh community. Thanks, sir. God bless you. I mean, this is, I mean, ये तो छोटा सा सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था? आप 100%. बस यही पूछना चाह रहा था। But also Amarjeet, we have to accept one thing, क्योंकि सच बोलना ही पड़ता है, सच बोलना, कि एक समाज में, इन कम्युनिटी एज अ होल, कुछ ऐसे हालात हुए, दुर्भाग्यपूर्ण हालात, कि लोग सिख कम्युनिटी के खिलाफ हो गए। वो आपको पता ही है, असैसिनेशन, ये वो, उसके पहले जो भी कुछ हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार वगैरह वगैरह, तो मतलब इट्स हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री. इट वाज नॉट एज इफ सडनली आउट ऑफ द ब्लू राइट्स ब्रोक आउट एंड 6 वीर अटैक. सो देयर वाज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. उस सेंटिमेंट का, उस फीलिंग का कुछ लोगों ने फायदा उठाया, और उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें रूलिंग पार्टी की तरफ से मुझे ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे कि हमने इंदिरा जी की हत्या का बदला लिया, और हमें पार्टी में ऊंचा उठने का और कम्युनिटी से, लोकल लोगों से सपोर्ट मिलेगा। और बहुत वेरी वेरी सैड सर, दिस इज अ वेरी सैड सिचुएशन, वेरी सैड सिचुएशन। तो आज तक चल ही रहा है, आप सुन ही रहे हैं, रोज किसी को कन्विक्ट किया जा रहा है, किसी का। कल भी कुछ खबर आई है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ, तो मैंने भी जानबूझ के छोड़ दिया। मैंने कहा तो बहुत सारे नाम हैं, कौन से पॉलिटिकल पार्टीज थे या पॉलिटिकल पार्टी था जिन्होंने सब किया, वो सब जग जाहिर है। तो
लेने की जरूरत नहीं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं। नहीं नाम, क्योंकि अमरजीत और मैं भी डिस्क्लेमर देके ही बात करते हैं, क्योंकि हम वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर एनी पर्सनल कोई बेनिफिट, कोई हम लोग कोई पर्सनल। पर यहाँ पर देखो, आप वकील हैं, आपने इतने साल वकालत की है, थोड़ी तकलीफ होती है कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो इतनी ढीली क्यों है भाई? 40-40 साल तक कौन जिंदा रहता है? मतलब चलो 5-10 साल तक तो ठीक है भाई, मैक्सिमम 10 साल तक आदमी को सजा हो जानी चाहिए, किसी को भी, किसी भी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। जरूर मैं 84 की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा भी काफी केसेस ऐसे होते हैं कि उसमें मतलब सजा मिलती नहीं है, और वो गवाहों के ऊपर गवाह, वो क्या तारीख पर तारीख पड़ती रहती है, और वो गवाह भी गायब हो जाते हैं उसके मतलब आदमी अपने दिल में अरमान लिए हुए चला जाता है कि यार मुझे तो न्याय मिला ही नहीं। कंप्लेनेंट भी मर जाता है, अक्यूज भी मर जाता है, विक्टिम भी मर जाता है, सब लोग मर जाते हैं। तो ये it is a sad thing but it is true. So anyway, yeah. So अच्छा सर, एक चीज बताएं, जब आप क्या कहते हैं, BCCI, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, BCCI, सो आप BCCI के एंटी करप्शन के हेड भी अपॉइंट हुए, पर वहां क्या टेन्योर रहा आपका? वर यू इग्नोर्ड, वर यू अलाउड टू डू योर वर्क? एंड BCCI से जोड़ के एक बड़ा इंपॉर्टेंट था जो मैं पढ़ रहा था आपके सारे इंटरव्यूज में और सारी, ये कोचेस का सेक्सुअल फेवर्स का क्या मामला था सर? Which is very sad, which when I read, I did not know about this. हाँ, सो मैं रिटायरमेंट के बाद, मैं 2013 में रिटायर हुआ था। 2015 में मुझे अप्रोच किया गया कि BCCI में एक एंटी करप्शन यूनिट है, आप उसको हेड कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसलिए अप्रोच किया गया क्योंकि कई सारे केसेस, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी बिग केस कनेक्टेड विद करप्शन इन क्रिकेट आई वाज एसोसिएटेड विद, तो इसलिए मुझे शायद इसलिए अप्रोच किया गया था। और मैं 3 साल वहां रहा, 2018 तक। मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी 3 साल का था। जी जी जी। लेकिन उस 3 साल में मेरे जो एक्सपीरियंसेस BCCI के बारे में रहे, जिसके बारे में मैंने किताब लिखी है, वो बहुत प्रेजेंट नहीं थे। और मुझे लगा कि करप्शन को फाइट करने के लिए वहाँ वो विल नहीं है, वहाँ वो समझ नहीं है BCCI में, वो धुन नहीं है जो होनी चाहिए कि हम लोगों को क्रिकेट से करप्शन को हटा देना है, मैच फिक्सिंग, बेटिंग, ये सब हटाए। तो उस तरफ कोई तवज्जो देना नहीं चाहता, इसलिए एंटी करप्शन यूनिट की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। मेरे एक्सपीरियंसेस एक तरफ तो बहुत अच्छे थे, मेरे जो संपर्क क्रिकेटर्स के साथ बने और लोगों के साथ जो बने वो बहुत सुखद थे, लेकिन जो बोर्ड के साथ मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, जिसके बारे में मैंने किताब लिखी है। जी, तो और सर ये कोचेस का जो आस्किंग फॉर सेक्सुअल फेवर्स, ये क्या था? हाँ, ये बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात मैंने नहीं जग जाहिर की, लेकिन ये कुछ शिकायतें थी कि कोचेस जो हैं वो सेक्सुअल फेवर मांगते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। जब दिल्ली में घटती हैं तो इंटीरियर में क्या होता है आप मान ही सकते हो। तो 2 केसेस हम लोगों ने किए थे, एक तो हरियाणा का था और मेरे ख्याल में महेंद्रगढ़ कोई जगह वहां का था, और दिल्ली का एक मसला था। तो कोचेस जो होते हैं, वेदर दे आर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन और वेदर दे आर ऑफ गर्ल्स, they do try to take advantage of their position and exploit their wards or their trainees, asking for sexual favors. Very sad. Sir, इसमें कुछ convictions भी हुई थी कभी? I don't think so. You don't think so? Great. Disciplinary action फिर वो हटा दिया गया या ये सब कर गया, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया। मैं भी वहां से 3 साल के बाद हट गया था। नीरज सर, ये था कि आपकी 3 किताबें बहुत फेमस हुई है, खाकी फाइल्स, डाई डी फॉर डॉन एंड अ कॉप इन क्रिकेट, ये 3 किताबें। तो ये ट्रिगर पॉइंट कहाँ था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर से एक साहित्यकार बन जाऊं, ऑथर बन जाऊं और लिखूं? क्या ट्रिगर पॉइंट था सर? ये भी एक लंबी कहानी है, और मैंने कहानी पहली किताब के फॉरवर्ड में लिखी है कि मैंने वो किताब किस
सर्कमस्टांसेस में लिखी है। तो यूं हुआ कि एक बहुत मशहूर लेखक हैं बॉम्बे के, एस हुसैन जैदी जी जी, जो दुबई फ्रॉम जिन्होंने कुछ डोंगरी टू उन्होंने दुबई और एक ब्लैक फ्राइडे, हाँ इस तरह की किताबें बहुत लिखते हैं वो। तो उनकी एक बुक रिलीज थी दिल्ली में और वहां मुझे आमंत्रित किया गया और किताब मुझे पहले से भेज दी गई थी। तो मैंने देखा कि किताब में बड़े सारे इनएक्यूरेसीज हैं। जिन घटनाओं का जिक्र है वो उन घटनाओं के डिटेल से मैं पर्सनली वाकिफ था और उसको उन्होंने किसी और तरह से प्रेजेंट किया हुआ है। मैंने वो बुक रिलीज में मैंने वो पॉइंट आउट किया कि आपकी किताब में आपने ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, ये गलत लिखा है। तो वो भी थे स्टेज पर, ही मस्ट हैव फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड। आई थॉट कि अब ये मेरे से आगे बात नहीं करेंगे। लेकिन मोस्ट सरप्राइजिंगली वो अगले दिन बिना मुझे बताए वो अपने पब्लिशर के पास गए, पेंगुइन रैंडम हाउस में, और उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे ऐसे एक पुलिस ऑफिसर से मिला हूँ, उनको तो बहुत ही जानकारी है अंडरवर्ल्ड के बारे में इत्यादि इत्यादि, तो आप उनसे किताब लिखवाइए, उनसे आप उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखवाइए या मेमोइर्स लिखवाइए। तो वहां से मुझे फोन आया। तो मैंने कहा देखिए, ना तो मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा, ना अपने मेमोइर्स लिखूंगा, क्योंकि किसी एक पुलिस ऑफिसर के या किसी सरकारी मुलाजिम के क्या उसका पर्सनल चीजें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो लिखता है, वो अपने घर के इसमें बुक शेल्फ पर वो किताबें पड़ी रहती हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं होता है, कोई पढ़ने वाला नहीं होता। हाँ तो हाँ, मैं अपने केसेस, अपने द्वारा इन्वेस्टिगेटेड केसेस, बिकॉज केसेस के बारे में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहती है कि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या रहा, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वो मैं लिख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लिखिए। तो इस तरह से पहली किताब लिखी गई। पहली किताब लिखी गई तो फिर उन्होंने कहा कि एक और लिखिए, तो मैंने फिर खाकी फाइल्स लिखी और उसके बाद कुछ और पब्लिशर्स भी प्रभावित हुए उन किताबों से, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए भी लिखिए। तो मैंने फिर कॉप इन क्रिकेट लिखा। तो ये बैकग्राउंड है। आई एम एन एक्सीडेंटल राइटर and I'm not a writer who writes every day and follows a routine, writing routine, etc. I am a hobby writer. Let's put it this way. सर अमरजीत एक मिनट रुक जा, अमरजीत एक मिनट। सर एक चीज बताएं मेरे को कि यूपीएससी का आपने एग्जाम क्लियर किया। आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट बाय cheating from Google or YouTube or something, I've seen it, that there should have been one service which should have been set up much before the UPSC or some other thing, some other service called the Indian Teaching Service. What do you have to say about it? It's a good idea, but I don't know whether it's implementable. टीचिंग सर्विस में आप किन लोगों को लेंगे, किस लेवल पर उनको एम्प्लॉय? देखिए, आप जहां आपने एक ऑल इंडिया सर्विस शुरू की, तो यू हैव टू मेंटेन पैरिटी बिटवीन ऑल द, यू नो, विद इनकम टैक्स, कस्टम्स, इंफॉर्मेशन सर्विस, पुलिस सर्विस, फॉरेन सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो एक पैरिटी आपको सब सर्विसेज में मेंटेन करनी पड़ती है, इन द सेंस ऑफ सैलरीज, in the sense of importance of posting. No, my question was that, see, like the IPS, they could have been an ITS also. No, I know, I've heard this idea. In fact, this idea was given by one of my very close friends, Mr. Prakash Jha, who is a filmmaker. तो अब मान लीजिए कि आपने इंडियन टीचिंग सर्विस बना दिया, तो आपने सेलेक्ट किया 100 लोग, सेलेक्ट किए टीचर्स, उनको आप कहाँ लगाएंगे? आप कॉलेज में लगाएंगे, यूनिवर्सिटी में लगाएंगे, स्कूल में लगाएंगे? आपका आइडिया है कि स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग शुड इम्प्रूव, राइट? लेकिन टीचिंग इज एट सो मेनी लेवल्स, टीचर्स आर एट सो मेनी लेवल्स, तो आप उसको कहाँ पर इंडियन टीचिंग पर सर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो बढ़िया से बढ़िया क्रेम द ला क्रेम टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो 5-5, 7-7 लाख रुपए ले रहे हैं, तो there must be some logic behind it, no? No, I agree. Teachers should be paid very well. They should be looked after very well.
they make our country. They are the people who are the brains behind preparing people. But whether that entire service can be organized into an all India service. Yeah, that was just my suggestion. Yeah. Yes, no, it's a very good idea. The idea is to make teaching an attractive career. Where you are well paid, where you are well looked after, your promotion avenues are quicker, you have an opportunity to grow. Correct. इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि every profession in the country should be looked after, isn't it? Yes. So, but is it possible? Yeah, that is the big question. That is the problem. और आज भी अगर ये ऐसा हो सकता है, if it is possible, if it is practicable, why not? I mean, if I'm in the Indian Police Service, it doesn't mean that only my job is important. Very important. Every job is important. अमरजीत, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब पुलिस की ट्रेनिंग होती है, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर की हो, चाहे वो एक सामान्य जो हमारा कांस्टेबल है, जब वो आता है, उसमें उसकी एक अलग तरह से पढ़ाई हो कि नहीं, एक आदमी को, एक आम आदमी को आदमी समझा जाए, इंसान समझा जाए, ना कि उसको हर आदमी को ही आप एक ही नजर से देखें कि ये तो क्रिमिनल है। उस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? एक क्वेश्चन ये है मेरा। और इसके साथ दूसरा ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि जितने भी पुलिस वाले हैं हमारे इंडिया में, स्पेशली यहाँ पर जो टीचर्स हैं, उनकी हर 1.5 से 2 महीने में प्रॉडी डे, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट डे होता है, जिसमें बच्चे नहीं आते हैं, पर जो टीचर्स होते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल है, उनके लिए एक अलग से बाहर से आदमी आता है उनको टीच करने के लिए कि क्या अपडेट है, कैसे आपको आगे का तैयारी करनी है, कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना है, जो हो रहा है उसके साथ आपको कैसे लेवल बना के रखना। क्या ये हमारी जो व्यवस्था है इंडिया की, चाहे वो पुलिसिंग में है, चाहे वो टीचिंग में है, किसी में भी क्या पॉसिबल है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस का बिहेवियर, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, या कहीं भी विश्व के किसी भी पार्ट में हो, तो वो एक उनका जो बिहेवियर, उनका जो अप्रोच है, वो दूसरे किस्म का होना चाहिए। जी, हमारे मुल्क में सबसे बुनियादी चीज ये है कि जो हमारे पुलिस संस्था का जो बैकग्राउंड है, उसकी एक हिस्ट्री है। जी, वो हिस्ट्री है कि हम लोग एक समय में एक कॉलोनी थे, और जो अंग्रेजों ने यहाँ पुलिस फोर्स तैयार किया था, और तारीफ की बात है कि वो इंडियंस ही थे। वो ऊपर लेवल पर अंग्रेज होते थे, लेकिन नीचे लेवल पर सारे इंडियंस होते थे। उन लोगों को उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि आम आदमियों पर आप जुल्म करो, आप उनको किसी तरह अपना जो कॉलोनी, अपनी सरकार है वो चलानी थी। और ये कोई रोक टोक नहीं था कि आप मारते हो कि पीटते हो कि क्या। तो ये जो लेगेसी है और ये जो माइंडसेट है, वो आज तक अनफॉर्चुनेटली वैसा ही चल रहा है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। और द सेकंड थिंग इज दैट डिस्पाइट ऑल द ट्रेनिंग वी गिव, ऐसा नहीं है कि रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं होते, फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ कंपल्शंस ऐसे हैं कि उतना समय हमारी पुलिस नहीं निकाल पाती फॉर ट्रेनिंग। अब वही मैंने अभी महाकुंभ का आपको एग्जाम्पल दिया। तो ये इतने लंबे समय ड्यूटी होने के बाद अब आप कहें कि चलो सब तुम्हारी फिटनेस करेंगे, तुम्हारी हम इतने हजार लोग आप अगर फोर्स से हटा दें, सर वो 40 दिन आदमी बेचारा वहां खड़े होके तो वैसे ही फिट हो जाएगा वैसे। हाँ, I mean it's very strenuous, I mean it is practically देखा जाए तो बहुत टफ है। What you are saying, Amarjit Singh ji, is absolutely right. We have to raise the standards of our policing, but not only policing. You should have said, why can't we have good roads like we have in Canada? Why can't we have the traffic discipline that we have in Canada? Why do people behave like they behave in our society in India? And not but when they go abroad, they change. Yes, because majority of the people there are law abiding. They're law abiding. They follow traffic rules. They so therefore when you go, you have to fit into that. यहाँ बात बिल्कुल उल्टी है। उल्टी। ठीक है, आपको मैं बेस्ट ट्रैफिक
रूल्स फॉलो करने वाला बना दूं इंडिया में, आप यहाँ से 500 मीटर नहीं जा सकते सड़क पर। आप चाहोगे मैं लेफ्ट चलूं या राइट चलूं, जो भी चले, और लेकिन बाकी लोग आपको परमिट नहीं करेंगे ठीक से ड्राइव करने का। करेक्ट। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको और मुल्कों से सीखनी है, और उसको सीखने के लिए इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। वी ऑल नो व्हाट गुड बिहेवियर इज ऑल अबाउट, what is the need to misbehave with a common man when he comes to you for help? Most people go to the police for help. उस समय क्या जरूरत है आपको उसके साथ मिसबिहेव करने की? तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। It's a very long journey that we as a country and we as a society have to follow. But to come back to the basic point about police conduct, we have to improve our police behavior as much as is possible. करेक्ट। अमरजीत, आपने अपना लास्ट क्वेश्चन पूछना, पर मैंने सर से एक पूछना है। सर, in this long journey of yours, my last question would be, any people whom you would like to remember in terms of your friends, colleagues, or seniors or juniors who played a very important role in your life? देखिए, मेरा हमेशा प्रयास ये रहा है कि जिनके साथ भी मैं संपर्क में आऊं, तो अगर उनके जो अच्छे गुण हैं जो मेरे सामने आए, तो मैं उसको सीखूं, और मैं उसको, और जो अवगुण है उसको भूल जाऊं। तो आई हैव picked up good things from most of my seniors and also from my juniors. Some of my juniors have been outstanding, and some of my seniors have also been equally outstanding. So I have tried to learn from each one of them. Very nice. That is one, and I mean it very seriously. No, I agree. And the second thing is that yes, there are some people who have left a mark, but I will not like to take their names. Got it. मेरा नाम क्यों नहीं लिया? हाँ, वो शाम को फोन आएंगे, झगड़ा हो जाएगा। People who are good-hearted, people who are professional, who went into great details, who were very fit, who were fit of both mind and body. तो ये लोग मेरे आइडियल रहे हैं और आइडियल रहेंगे। अमरजीत, लास्ट, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई सीक्रेट जो आज तक आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, आपके दिल में है, पर वो कभी मौका नहीं मिला आपको वो बात करने का, क्या शेयर करना चाहेंगे आप? मैंने सोचा और ऐसी बात होती जो मैं शेयर कर सकता था, लेकिन वो सब बहुत they are all very deep experiences. नहीं, प्लीज। नहीं, वो आम आपके सुनने वाले बोर होंगे, so let's not. Every human being has those experiences, extraordinary experiences, which most other people don't have. So I have had many at different levels, including spiritual levels and all. So, but let's not talk about them. Next one, given. Last question मेरा, आपने इतने साल नौकरी की है, सीबीआई में की है और पुलिस में की, इतने लोगों से मिले, अच्छे से अच्छे लोगों से मिले, बुरे से बुरे लोगों से मिले, उनको कमांड किया, उनको गाइड किया, डायरेक्ट किया, समझाया, इन सब को अगर इकट्ठा करें तो उसमें से ऐसा कुछ आपने क्या महसूस किया जो आपके दिल को छू गया हो? कोई एक इंसिडेंट। देखिए, अभी हम लोग 84 राइट्स की बात कर रहे थे। 84 राइट्स में कई ऐसी घटनाएं हुई जो मुझे बहुत उसने मुझे काफी ठेस भी पहुंचाया और काफी इंस्पायर भी किया। और जब एक निहत्थे लोग दंगाइयों के सामने घिर जाते हैं, उसमें आप जाते हैं, आप उनको कैसे निकालते हैं, तो उनके चेहरे पर जो आपके प्रति जो रिस्पेक्ट आता है, या जो ये ग्रैटिट्यूड है, और वो एक डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस है। तो बट द बॉटम लाइन इज दैट एनीबडी who is in distress, and if you are able to help that person, and that person remembers that incident and always comes to you and says, "Sir, I will never forget what you did for me or did for my family. You saved us, and you did this."
तो यहाँ एक खैर वो छोड़िए, एक तस्वीर यहाँ टंग रही है कि कैसे मैंने 84 राइट्स में फायरिंग की, और मुझे फिर बाद में वहां पर गुरुद्वारे में बुलाया गया और मुझे ऑनर किया गया, इतने सारे लोगों को बचाया, इत्यादि इत्यादि। तो मैंने वहाँ एक बहुत अच्छा खेल खेला, ये कि मैंने अपनी स्पीच पंजाबी में लिख के उसको रट वट के गया, और मैंने पंजाबी में वहाँ भाषण दिया, और लोग बड़े खुश हुए। मतलब अगर मुझे वहां चलता तो वहां मुझे सरोपा भी दे देते। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। इट इज जो वो फीलिंग है जब आप किसी की मदद कर सकते हो और वो आपसे मदद की उम्मीद नहीं रखता हो और आप मदद कर रहे हो, तो वो फीलिंग, उसके मौके जो है आपको पुलिस में बहुत आते हैं। जी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर प्रोफेशन। You get a lot of chances to help people in deep distress. Deep distress. Not distress, deep distress. Deep distress. Beautiful. So that is the best part of the police job. Neeraj sir, I have learned one word in my life, and I'm going to say that to you today. We are ever so grateful for you to have come on our show. And thank you very much, sir. And it has been my pleasure and my honor to be on sir. नहीं सर, थैंक यू। एंड सर हमारी खुशकिस्मती है कि आप शो पर आए, और गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस सर। यस सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।